हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पी.एन. सेन आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज मैं लाइव प्रोसेस चैप्टर का सेकेंड वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूं। लाइव प्रोसेस में मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस कर दिया। आज मैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से स्टोमेटा का ओपनिंग, किस तरह से स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। क्योंकि स्टोमेटा का लीफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लीफ के अंदर स्टोमेटा ही फोटोसिंथेसिस का वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि लीफ के अंदर जो स्टोमेटा होता है ये वही किचन हाउस है। स्टूडेंट्स, स्टोमेटा का क्लोजिंग और ओपनिंग सनलाइट पर डिपेंड करता है। सनलाइट जैसे ही पड़ता है इसके अंदर ये धीरे धीरे एक्सपेंशन होने लगता है, फैलने लगता है। और जैसे ही सनलाइट डार्क रिएक्शन, जैसे अगर रिएक्शन ये लाइट खत्म हो जाती है, सनलाइट खत्म हो जाती है, तो धीरे धीरे ये क्लोज होने लगता है, बंद होने लगता है। और ये एक डिपेंड करता है टर्जिडिटी पर, यानी कि availability of the water present inside the guard cells। अगर गार्ड सेल्स के अंदर पानी की मात्रा होती है तो गार्ड सेल्स क्या होते हैं कि अगर पानी की मात्रा होगी तो स्वेल कर जाएगा, स्वेल करेगा तो फैलाव होगा। जैसे कि ये इस पिक्चर में दिखाया गया है, फैला हुआ है। और जैसे जैसे पानी की मात्रा कम होती जाती है ये धीरे धीरे श्रिंक कर जाता है और श्रिंक करके स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। तो स्टोमेटा के अंदर, स्टोमेटा में दो जो सेल होते हैं वो गार्ड सेल्स कहलाते हैं, और ये जो स्टोमेटल पोर कहलाता है, और ये जो डॉट लाइन से, ब्लैक डॉट लाइन से दिखाया गया है, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यानी तीन इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स है। पहला क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड स्टोमेटल पोर, ये छिद्र कहलाता है, ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और ये गार्ड सेल्स होते हैं। यही गार्ड सेल्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं, जिससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी इन्वायरमेंट से जो गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसें इसमें इंटर करने लगती है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इंपॉर्टेंस मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है फोटोसिंथेसिस का। यहाँ जैसे ही इसमें से ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, ये धीरे धीरे इसकी टर्जिडिटी कम हो जाती है और ये सिकुड़ जाता है, श्रिंक कर जाता है। जैसे ही श्रिंक कर जाता है फोटोसिंथेसिस बंद हो जाती है। यानी फोटोसिंथेसिस का डार्क रिएक्शन, अंधेरे वाला रिएक्शन शुरू होता है, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के बाद हम लोगों का सेकेंड पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पहले क्या होते हैं, जिसे हमने बताया था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो तरह के होते हैं। एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म खुद बनाता है, जबकि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में फूड मटेरियल ऑर्गेनिज्म खुद नहीं बनाता है, वो ऑटोट्रॉप्स पर डिपेंड करता है। तो हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉप्स पर फूड के लिए डिपेंड करते हैं। हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कौन कौन से ग्रुप्स आते हैं हेट्रोट्रॉप्स के अंदर, यहाँ पर मैंने एक चार्ट के द्वारा दिखाने की कोशिश की है जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आएगा। हेट्रोट्रॉप्स हैं हर्बीवोर्स, यानी कि प्लांट ईटर, घास खाने वाले। कार्निवोर्स, यानी कि मीट ईटर्स, मीट खाने वाले। ओमनीवोर्स, मतलब मीट और प्लांट दोनों खाने वाले। ये तीन वेराइटीज के हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। चौथे वेराइटीज जो है सैप्रोट्रॉप्स होते हैं, जिसको सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और पांचवी जो होती है पैरासाइट्स होते हैं। ये 5 हेट्रोट्रॉप्स के कैटेगरीज हैं जो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब एक ही करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, हेट्रोट्रॉप्स में जो 3 तरह का न्यूट्रिशन पाया जाता है।
एक होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकेंड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और थर्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स तीनों आते हैं। हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स तीनों होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स को स्मॉलर फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेस्ट किया जाता है। डाइजेशन के बाद एसिमिलेट किया जाता है, उसको अब्जॉर्ब किया जाता है और सेल के डिफरेंट पार्ट में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में भेज दिए जाते हैं। तो ये ओमनिवोर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं, जिसमें अमीबा, काऊ, गोट, ह्यूमन इटेसी, ह्यूमन बींग्स भी अल्सो इसी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। यानी तीनों इस ग्रुप के, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स तीनों इस ग्रुप में आते हैं। यानी ये सभी इस ग्रुप के सारे जो एनिमल्स होते हैं सारे तरह के फूड मटेरियल का यूज करते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो या फिर मीट हो या फिर जितने भी वेराइटीज़ के फूड मटेरियल्स हो उसका ये यूज करते हैं। सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इसमें इसके ऑर्गेनिज्म जो हैं डेड और डिकेइंग मटेरियल्स पर अपना फीडिंग करते हैं, डेड और डिकेइंग मटेरियल पर अपना, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना फूड कलेक्ट करते हैं और उसी पर अपना लाइफ सर्वाइव कराते हैं। जैसे फंगी है, मशरूम्स है, ईस्ट है, बैक्टीरिया, ये सभी डेड एंड डिकेइंग मरे हुए जीवों से अपना फूड मटेरियल प्राप्त करते हैं, जिसको सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। पैरासिटिक लास्ट न्यूट्रिशन है, जिसमें पैरासाइट्स जो होते हैं किसी न किसी होस्ट पर होते हैं। होस्ट मैंने किसी जीव के दूसरे ऑर्गेनिज्म के शरीर पर या इनसाइड द शरीर बॉडी रहते हैं या फिर आउटसाइड द बॉडी रहते हैं। शरीर के ऊपर भी पाए जा सकते हैं और शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। ये किसी न पैरासाइट्स जो होते हैं किसी न किसी होस्ट के ऊपर रहते हैं, जैसे लाइस, टेपवर्म, फ्लैटवर्म और कस्कुटा अमरबेल। कस्कुटा का पौधे आप लोग देखेंगे। टेपवर्म और फ्लैटवर्म ज़्यादातर बच्चों के पेट में पाया जाता है, जिसको एक लंबा कीड़ा फीता कृमि कहा जाता है। और लाइस डिटेल्स आप जानते ही हैं। तो ये सभी ये अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं और होस्ट को बिना क्षति पहुंचाए किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाते हैं। यानी पैरासिटिक जो होते हैं, जिस होस्ट के पर चाहे वो इनसाइड या आउटसाइड रहें, उस होस्ट को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाते हैं, किसी तरह के का उसमें हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। 3 तरह के न्यूट्रिशन है जिसके बारे में हमने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में चर्चा की। आगे के क्लासेस में ह्यूमन बीइंग, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में आगे की वीडियो में मैं इस पर डिस्कस करूंगा। इसके पहले आते हैं न्यूट्रिशन अमीबा। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन भी आता है। अमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है? आप जानते हैं कि अमीबा यूनिसेलुलर एनिमल्स है, यूनिसेलुलर एनिमल है। अमीबा, पैरामीशियन, क्लेमाइडोमोनास, ये सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मतलब एक ही सेल का होते हैं, सारे फंक्शन इसमें एक ही सेल के अंतर्गत होते हैं। सारा एक ही सेल के द्वारा जितने बॉडी के जो बेसिक फंक्शंस है वो कंप्लीट किए जाते हैं। ये ओमनिवोर्स होता है और इसमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होते हैं। ओमनिवोर्स मतलब सर्वाहारी, सब तरह के फूड मटेरियल का यूज करता है और होलोजोइक न्यूट्रिशन इसमें पाया जाता है। अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स है। अब अमीबा के स्ट्रक्चर को देखें। अमीबा में जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 तरह के होते हैं। एक इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और 5वां इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है कि अमीबा फूड मटेरियल को कैसे पकड़ता है। एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, ये फूड मटेरियल कैसे पकड़ता है, ना हाथ होता है ना कुछ होता है, तो किस तरह से फूड मटेरियल को ये पकड़ता है और कैसे बॉडी के अंदर लेता है। तो अमीबा की स्ट्रक्चर सबसे पहले समझ लें। अमीबा एक यूनिसेलुलर, एक सेल का, ये न्यूक्लियस है, ये उसका स्यूडोपोडिया है और न्यूक्लियस, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा रहता है और ऊपर की तरफ एक सेल वाल होता है। स्यूडोपोडिया तो कब डेवलप्ड होता है? एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है।
जैसे ही कोई फूड मटेरियल अमीबा के नज़दीक आता है, वो अपना सीडोपोडिया यानी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को इंक्रीज कर देता है, बॉडी के शेप को चेंज करके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाने लगता है और फूड मटेरियल को चारों ओर तरफ से घेरने लगता है। घेर करके वो अंदर कर लेता है, फूड मटेरियल को अपने बॉडी के अंदर कर लेने के प्रोसेस को ही इंजेक्शन कहते हैं। जैसे हमने दिखाया है कि ये फूड मटेरियल है और ये प्रोजेक्शन दोनों साइड से ये सीडोपोडिया को डेवलप किया और फूड मटेरियल को धीरे धीरे अंदर करेगा। ये प्रोसेस इंजेक्शन कहलाता है। जैसे ही फूड मटेरियल साइटोप्लाज्म में अमीबा के अंदर चला जाता है, उस फूड मटेरियल को ये डाइजेशन करने लगता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर काफ़ी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उस फूड मटेरियल को क्या ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है छोटे छोटे पार्ट्स में और फिर उसको डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। फूड मटेरियल जो डाइजेस्ट फूड मटेरियल है उसका धीरे धीरे बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में घुलकर सेल के अंदर मूवमेंट होने लगता है, एब्जॉर्ब होने लगता है। जैसे मैंने एक पिक्चर में दिखाया है, ये किस तरह से चारों तरफ फैलने लगता है। फिर सेल के अंदर ये एसिमिलेट होने लगते हैं, अवशोषण जिसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेट होने लगते हैं, यानी सेल के साइटोप्लाज्म में अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाते हैं और सेल के अंदर सेल के जो स्ट्रॉन्ग पोजीशंस हैं वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। इसी को एसिमिलेशन कहते हैं। जैसे एसिमिलेशन कंप्लीट होता है, फूड मटेरियल में कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। फूड मटेरियल के साथ वेस्ट मटेरियल बनते हैं, यानी कुछ टॉक्सिक मटेरियल भी बनते हैं। इस टॉक्सिक मटेरियल्स को ये वैक्यूल्स बना करके बॉडी के किसी भी पार्ट से फ्रैक्चर कर देता है और फ्रैक्चर करके अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर कर देता है। इस प्रोसेस को इजेशन कहते हैं, यानी ये इजेक्ट कर देता है, बाहर की तरफ निकाल देता है और इस तरह से पूरी तरह से अमीबा अपने आप में डेवलप होने लगता है। तो इस प्रोसेस को एक बार फिर से समझें। न्यूट्रिशन अमीबा एक यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ओमनिवोर्स होलोजैइक न्यूट्रिशन वाला ऑर्गेनिज्म है। इसमें फूड में अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन 5 प्रोसेस से होता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन के अंतर्गत अमीबा फूड मटेरियल को अपने सीडोपोडिया को डेवलप करके बॉडी के इनसाइड वैक्यूल्स बनाकर बॉडी के इनसाइड में डाल लेता है। डाइजेशन में उसको ब्रेक डाउन करता है, चूँकि कम्प्लेक्स फूड मटेरियल होते हैं उसको स्मॉलर फूड मटेरियल में ब्रेक डाउन कर लेता है। फिर ब्रेक डाउन होने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होने लगता है, फूड मटेरियल को बॉडी के अंदर चारों तरफ फैला करके एब्जॉर्ब किया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद उसको साइटोप्लाज्म में मिक्सअप कर लिया जाता है। मिक्सअप करने के बाद एसिमिलेट कर लेता है, बॉडी को चारों तरफ से सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में चारों तरफ फैला देता है। और फूड मटेरियल के जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाते हैं, उस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को इजेशन के थ्रू बॉडी में यहाँ रैप्चर हो जाता है और एक वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करता है, जिससे टॉक्सिक फूड मटेरियल के साथ साथ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल भी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। इस तरह से अमीबा में न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो ये स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम चूँकि कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर है, इसलिए उसको पूरे डिटेल्स में फिगर के साथ आपको किस किस पार्ट से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं और सारे पार्ट्स का शेप क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उस पर डिस्कस करेंगे। और अगले नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरह से ह्यूमन डाइजेशन होता है। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का ही एक पार्ट है जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।